हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड इंस्टीट्यूट। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई रिक्रूटमेंट में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी ईपीएफओ की तरफ से आपकी एपीएफसी के लिए वैकेंसी आ चुका है। तो इस वीडियो से पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आया था, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बताया था और मैंने बताया था कि 22 अगस्त पे आपकी जो है आपकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है। हम सारी चीज़ें कवर करेंगे नोटिफिकेशन में। और आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर फॉर्म को फिल करना। आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो में मैं आपको देखने के बाद आपके सारे जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखिए, लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट किस चीज़ के लिए हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। ठीक है, कितने पद है भाई? 80 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, एंड एससी वैकेंसी के बाद यहाँ पर आपके रिजर्वेशन भी मिल जाता है। यूआर के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 80, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 10, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं। देखिए, इसमें मैं आपको कोई भी बायस्ड होकर नहीं, मैं जो आपको ब्रूटल रियलिटी बताऊंगा। देखो, ये जो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए मतलब आपके जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए जो एग्जाम वो मतलब रिक्वायरमेंट करते हैं, इसमें मतलब कंपटीशन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि इसमें जो अप्लाई करते हैं बच्चे जनरली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, कंपटीशन तो हाई रहता है, बट किन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्या अभी तैयारी करें तो हो सकता है। तो इनकी इसका जो क्या आपके जो डाउट है वो मैं लास्ट में कवर करूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको ये पीडीएफ के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्म को फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या कंडीशन है, और करेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी आपको लेना चाहिए। तो वीडियो हो सकता है आपकी आधे घंटे से लेके 1 घंटा भी हो जाए, बट मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, पहले हम कवर अप करते हैं पूरी पीडीएफ को। देखिए, ये तो आपको रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। रिजर्वेशन के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे, पे स्केल देखिए, पे स्केल लेवल 10 है 7 सीपीसी के अनुसार। एज की मैं बात करूँ, यहाँ पे मिनिमम एज करके कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपके पास अपना ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है एज वाइज। ठीक है, तो एज का ऐसा कोई मिनिमम एज नहीं दिया गया है, बट उसका जो मैक्सिमम एज है वो दिया गया है। मैक्सिमम एज क्या है ना, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो 38 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपकी 40 ईयर्स होना चाहिए। अब देखिए, ये तो मैंने कैटेगरी बता दिया। अगर आप इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी हैं, जैसे सपोज आप एससी एसटी हैं और आप पीडब्ल्यूबीडी हैं, तो आपको 10 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो 40+10 आप कर सकते हैं, मतलब 10 साल का आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दो तरीके के होते हैं यहाँ पे। एक होता है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड दूसरा होता है आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है ना, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही होता है अगर आप इस क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हो तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होता है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होता है कि अगर आप ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखते हो तो आपको प्रीफर ज़्यादा किया जाएगा। लेट्स सपोज आपकी जो मेरिट बनेगा, लेट्स सपोज आपकी आरटी होता है फिर इंटरव्यू होता है, अगर दोनों ही दो कैंडिडेट है, एक के पास एसेंशियल है दूसरे के पास डिजायरेबल है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस देखो डिजायरेबल वाले को मिलेगा। ठीक है, ये भेदभाव नहीं है, अगर उसके पास होगा तो मतलब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। लेट्स सपोज एक बंदा ये है दूसरा बंदा ये है, एक के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है नहीं है। ठीक है, और इसके पास एसेंशियल भी है डिजायरेबल भी है, दोनों आरटी को क्लियर करते हैं, ये भी आरटी को क्लियर करते हैं। कोई भेदभाव होता है? नहीं होता है। ये भी इंटरव्यू के लिए जाता है, ये भी इंटरव्यू के लिए जाता है। क्या इंटरव्यू में कोई भेदभाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दोनों स्कोर करेंगे। ठीक है, आपको वेटेज में बताऊंगा 75:25 करके है यहाँ पे वेटेज। तो दोनों जब क्लियर करेंगे, लेट्स सपोज मैं मान के चल रहा हूँ इन दोनों व्यक्तियों के, ठीक है, एक के पास है एक के पास नहीं है, दोनों का मार्क अगर एक दूसरे से यहाँ पे भिड़ जाते हैं कि भाई किसका होगा, मतलब इक्वल हो गए, तो यहाँ पे ये वाला कैंडिडेट मतलब जिनके पास एसेंशियल भी है डिजायरेबल भी है वो जीत जाता है। ठीक है, देखो ये अनफेयर नहीं है, बहुत सारे कोचिंग इसको नहीं बताते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब चलेंगे कि यार इतने दिन में क्रैक कर देंगे, अभी बैच भी बहुत सारे निकलेंगे, और ये ऐसे इसको तोड़ मरोड़ बताते इसलिए हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो और उसका बैच ले लो, अभी वो जो भी मैराथन वगैरह करे उसमें पार्टिसिपेट करो, वॉच टाइम उनके बड़े व्यूज का। ठीक है,
ब्रूटल रियलिटी यही है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ जो टॉपर होते हैं वो ज़्यादातर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन से ही आते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपको कम मतलब क्या, आपको ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, आरटी को क्लियर करोगे, इंटरव्यू में वेल परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस अच्छा होता है। अब ऐसा भी हो सकता है आप डिजायरेबल है बट आप आरटी ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा डिजायरेबल होने का, ठीक है। तो यही है, देखिए एसेंशियल यहाँ पे क्या लिखा गया है, एसेंशियल है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आपने बीएससी कर रखा हुआ है, बीए कर रखा हुआ है, बीकॉम कर रखा हुआ है, एमबीबीएस कर रखा हुआ है, बीटेक कर रखा हुआ है, कुछ भी कर रखा होगा, तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड दूसरा है आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ या फिर डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो डिजायरेबली, एसेंशियली नहीं। एसेंशियल तो हो गए, मतलब बीएससी होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, कोई भी डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा ये रखते हो तो आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को भी मीट कर देते हो। तो यहाँ पर और एक चीज देखिए नोट करके लिखा हुआ है, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी फॉर ए रीजन टू द रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट in the case of candidates otherwise well qualified, ठीक है। and the qualification regard experience is a relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for a region to be recorded in writing in the case of candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribe if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from the community possessing the required experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them, ठीक है। ड्यूटीज देखिए काम आपको बताए गए हैं कि ड्यूटीज क्या होता है एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, ये यहाँ पे लिखा गया। मैं कहूँगा इसको आपको पढ़ लेना है स्क्रीन पे, क्योंकि मैं हर चीज़ को कवर नहीं करूँगा, जो मैं पढ़ने को बोलूँगा तो पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन किया है कि ये एक नॉन गैजेटेड बोल दिया, ये आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ग्रुप है का, क्योंकि आपको पता होगा ये जो होता है ईपीएफओ वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। और ये जो है आपकी यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं दिखाता हूँ, आई थिंक इसमें मेंशन भी करते हैं ये लोग। हाँ, ये जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपके आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हैज 4 cards module now 3 of which namely account creation, पहले अकाउंट क्रिएशन होगा, एंड यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड CPF मतलब कैप जो होते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉमन टू ऑल रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन एंड कैन बी फिल्ड एनी टाइम बाय द कैंडिडेट। देखो ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा गया है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस पोस्ट के लिए तो पहले आपको यूपीएससी, ये जो साइट है upsc.online.nic.in/ मतलब ORA, तो इसमें जाके आपको OTR करना होगा। OTR बोले तो OTR होता है आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो OTR एक्चुअली जो बच्चे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर CAPA या फिर यूपीएससी कॉम्बाइन जो भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, जिन्होंने फॉर्म फिलिंग किया होगा तो उन्होंने ना OTR किया होगा और OTR करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, मतलब कोई भी फॉर्म भरता है आप अप्लाई कर देते हो। तो ये कह रहे हैं कि आपको पहले OTR अगर कर रखा होगा तो उसी से अप्लाई करना है, अगर नहीं कर रखे हैं तो OTR करिए और अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा गया है। अब देखो इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स फॉर द रिक्वायरमेंट बाय द सेक्शन, आपको सिटीजनशिप लिखा गया है, इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, तिब्बत है तो आपकी कंडीशंस हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपके मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देखिए एज लिमिट मैंने बता दिया था, आपको बताया गया था, जो भी मैंने पहले बताया था वीडियो पे, कोई भी यहाँ पे मिनिमम लिखा नहीं गया है, बट हाँ मैक्सिमम आपका एक फुल स्टॉप दिया है, यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया था पहले ही। इतना सिंप्लीफाई करके कोई भी नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई कोचिंग तो है नहीं, ठीक है, एक मेंटोर की तरह बता रहा हूँ। देखो अप्लाई करने के लिए मैंने पहले बताया था, क्योंकि हम ऑलरेडी जो एस्पिरेंट है, हम पहले एक एस्पिरेंट है और जिन लोगों ने इनको क्लियर किया है उनके साथ भी हम जुड़े हैं, ठीक है। वो भी मेरा दोस्त, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो पहले OTR करना है, ठीक है। OTR करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो वगैरह कैप्चर करना है, मतलब एक तरीके से आपको कैप को फिल करना है, कैप फिल करने के बाद अपना सिग्नेचर वगैरह देके अप्लाई करना है। बट हाँ आजकल देखोगे ये जो यूपीएससी है फोटो वगैरह में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा, तो जब भी आप अप्लाई करें तो अच्छे से जो फोटो वगैरह होते हैं, अच्छे से यूट्यूब पे हैं बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कोचिंग ने बनाए हैं, तो उसको देख के ही फॉर्म को फिल करना है, कोई भी गलती वगैरह मत करना है। अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए जो यूपीएससी होता है आपकी 10th मार्कशीट को लेता है, ठीक है, आपकी 10वीं में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो उसको कंसिडर करता है। अगर आपके पास आधार है या फिर पान में कोई भी गड़बड़ी है तो आप अभी से इसको ठीक करने की कोशिश करिए, ठीक है।
आप आधार के हिसाब से नहीं, क्योंकि आप देखिए आप 10th का तो सर्टिफिकेट चेंज नहीं करा सकते ना, तो आप चेंज तो आधार कर सकते हैं, आपके पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, इसको चेंज करवा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, पर आप 10th का सर्टिफिकेट फिर से नहीं बना सकते। तो यूपीएससी इसी को मानता है। और हाँ, उसके साथ साथ ये जो है बहुत सारे आपकी कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं बताऊं, अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपको रिक्रूटमेंट से बाहर तो किया जाएगा, मतलब आप ये एग्जाम तो नहीं दे सकते, बल्कि आपके ऊपर ऐसे मुकदमे लग जाएंगे कि आप यूपीएससी या फिर एसएससी की कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। कुछ ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कोई ऐसा गलती कर दोगे तो आपके ऊपर केस तो छोड़ो, मतलब एग्जाम देना छोड़ो, आपके ऊपर जेल में चले जाओगे। ठीक है, आपको जेल तक होने के प्रावधान है, क्योंकि अभी रिसेंटली यूपीएससी ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पर ये लिखा गया, इफ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड एंड furnished in a language other than Hindi or English, a transcription of the same duly asserted by the gazetted officer or notably is to be submitted। ठीक है, और जो भी सर्टिफिकेट है, सपोज कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपकी तहसीलदार के अंडर होना चाहिए, मतलब तहसीलदार से ये अप्रूव होना चाहिए, उसके नीचे जो है वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसी रैंक का कोई ऑफिसर हो जो कोई इशू करे। लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है, लास्ट डेट जो है यहाँ पे 11/9/2026 यानी 11 सितंबर को है। फीस की मैं बात करता हूँ। देखिए, फीस में ये लिखा गया है कि अगर आप लोग कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल, SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब PWD, उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो रहेंगे, मतलब आपकी OBC, ठीक है, आपकी OBC में 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, ठीक है, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो दोनों को ही 25 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और बाकी जनरल और EWS को तो 25 रुपीज़ देने ही देने हैं। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, देखो लिखा है 25 रुपीज़ यहाँ पे आपको देने होंगे। और ये भी लिख दिया है कि फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, नॉर कैन द फी बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। मतलब आप फीस एक बार देने के बाद ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगा, ना ही इसको आप रिजर्व करके रख सकते हैं फर्दर एग्जाम या कोई भी फॉर्म फिलिंग के लिए। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह मैंने बता दिया था। और देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन तो है, डिटेल में बताया गया है, अगर आप आते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो है ऐसे हल्के में मत लेना है। ठीक है, हो सकता है मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप बैठ के पढ़िए। ठीक है, बाकी कोचिंग वाले ये बताते हैं कि यार देखो इतना है, ग्रेजुएशन डिजरेबल ये है, करना है, भरते हो सब लोग, मेरा मैराथन आ रहा है, मेरा ये बैच है, आज से पढ़ाई करके ये 60 डेज 120 डेज का जो है चैलेंज ले लेते हैं, बट ये बेकार चीज़ है। ठीक है, देखो आपकी 2 तरीके होते हैं, आरटी होता है, आरटी के बाद आपकी इंटरव्यू होता है और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो आरटी जो है, आरटी के लिए आप अपना सेंटर जो है चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 84 आपके सेंटर दे दिया गया है, तो इनमें से आप किसी भी, अगर आप इसके नज़दीक है तो आप इसको चूज करना। ठीक है, अगर तला है, ओडिशा से अगर कोई है तो वो भुवनेश्वर या फिर कटक को चूज कर सकता है, ज़्यादा पास होता है आपके लिए। एंड इसके बाद देखिए, ये वार्निंग करके कुछ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देयर परफॉर्मेंस इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। इफ हेल्ड, they must ensure that such information is true. If any subsequent stage or at the time of interview, any information given by them or any claims made by them in their online application is found to be false, their candidate will be liable to be rejected। and उसके बाद एंड के बाद देखिए क्या लिखा गया है, दे मे ऑल्सो बी डिलिबरेटेड, यहाँ पे रुको, ठीक है, डिलिबरेट either permanently or for a specified period of the, देखिए ये कह रहे हैं कि period of the commission from any examination or selection held by them, central government from any employment under them। मतलब अगर आपको कोई भी यहाँ पे आप फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ी करते हो, सर्टिफिकेट में कोई आप हो नहीं, जैसे बोला PWBD हो नहीं, वरना पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो नहीं, फेक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, फेक कुछ लगा के दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा कोई बदमाशी करते हो तो आपका तो कैंडिडेचर कैंसिल तो होगा, उसके अलावा आपको हो सकता है परमानेंटली आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते, पूरा आपको एक तरीके से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये परमानेंटली भी हो सकते हैं, तो जीवन भर नहीं दे सकते, ये तो एक डेट सेट किया जाएगा, मतलब इतना डेट तक नहीं दे सकते, 5 साल 10 साल 15 20। ठीक है, तो ऐसा करके, तो मेरा आपका यही रिक्वेस्ट है कि जब ये फॉर्म फिलिंग करना तो थोड़ा सा देख के करना है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी भी नहीं करना है। सितंबर 11 तक है, आप मान के चलिए, मैं आपको इसीलिए मैं पहले ही वीडियो बना दिया, आज ही देखो 22 अगस्त है अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अच्छा खासा आपके पास टाइम है, अच्छे से OTR करके फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, कोई भी गड़बड़ी में नहीं करना है। ठीक है,
अब देखते हैं जो आपकी सिलेक्शन मैंने बताया था आरटीओ का एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि स्कीम्स सिलेबस वेटेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरी फॉर द रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट कमिश्नर इज एज अंडर, ठीक है। लिखा गया स्क्रीन क्या है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का टेस्ट होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करेंगे। एंड द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस आंसर होगा। देन द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। एंड देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग है। कितना है नेगेटिव मार्किंग, देखो 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है। सिलेबस आपके सामने ये रहा, ठीक है। ज्यादातर आप देखोगे, मैं बताऊंगा ये सिलेबस, जब सिलेबस को मैं बता दूंगा, ठीक है। पर सिलेबस को डिकोड करूँ उससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ठीक है। फिर मैं सिलेबस को डिकोड करूंगा, तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है। बट इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। वेटेज यहाँ पे लिखा गया है एज पर द प्रिविलिंग प्रैक्टिस, जो भी उनका अभी तक एग्जाम की जो ट्रेंड है, जो परंपरा प्रतिष्ठा है, उसके हिसाब से 300 मार्क एंड 100 मार्क विल बी अकॉर्डिंग फॉर द आरटी एंड इंटरव्यू रेस्पेक्टिवली। तो वेटेज जो है मैंने पहले ही बताया था आपकी 75:25, 75% आपकी आरटी से लिया जाएगा, 25% आपकी इंटरव्यू से लिया जाएगा। मतलब 75% मतलब आपको आरटी को क्लियर करना है, आरटी को अगर क्लियर करते हो इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद आपकी वेटेज जो होगा 75 आपकी आरटी से लिया जाएगा, 25% आपकी जो है इंटरव्यू से यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात। अब मैं बात करूंगा क्या आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, बता दूंगा, रुको। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि किन को ये एग्जाम को देना चाहिए और किन बच्चों को इस एग्जाम को जो है स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ सिलेबस जो आपकी आरटी होता है यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसको अगर मैं 3 हिस्सों में बांटूं, ठीक है। क्या है वो 3 हिस्सा? पहले हो गया आपकी पॉलिटी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं फोन से बना रहा हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं होता लिखना। पॉलिटी, हिस्ट्री एंड आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपका साइंस एंड टेक, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी उसका जो आपकी क्या कहते हैं हम, करंट अफेयर, ठीक है। ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा ये तो आपकी करंट अफेयर है। एंड दूसरा अगर मैं दूसरा पार्ट बताऊं तो वो होता है मैथ, आपकी रीजनिंग हो गया, आपकी इंग्लिश हो गया, आपकी कंप्यूटर हो गया। एंड पार्ट 3 जो कि कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स के सब्जेक्ट जैसे कि आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो गए। देन आपकी लेबर लॉ। देखो और एक इंपॉर्टेंट मैं वीडियो में बता देता हूँ जो कि बहुत सारे कोचिंग नहीं बताएंगे। इस बार का जो आपकी एग्जाम का जो सिलेबस में एक्चुअली जो पूछा जाता था वो पहले क्या था कि लेबर लॉ पूछा जाता, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ इसको थोड़ा सा कोशिश करके, लेबर लॉज, ठीक है। बट नाउ अब ये पूछेंगे, अभी इसी साल इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने ये बताया कि अब वो लेबर लॉज नहीं पूछेंगे। अब ये आज से आपका लेबर का जो कोर्स होते हैं, ठीक है, कोर्स आपको पूछेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं पार्ट 3 पे था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या मैंने आपको ये बताया कि आपके कोर्स सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, उसके साथ साथ पैरेलल करंट अफेयर्स एंड मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर पूछे जाएंगे। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, लेबर कोड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टैटिस्टिक, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे होंगे। पहले बच्चा वो होगा जो कि अभी नया नया ये 4 मतलब ये ग्रो देख के आया होगा यूट्यूब पे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से या फिर वैकेंसी देख के कि यार ये होता है, ये सैलरी वगैरह मिलेगा बिना पढ़ाई की, ठीक है। जो बिगिनर होगी, अगर बिगिनर क्या उसको कर सकता है वो तैयारी अभी देखो, अभी आपके पास जो है कुल मिला के 4 मंथ है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास 4 मंथ है। अगर आप पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। अगर आप 8 महीने 10 महीने बोलते तो चलो ठीक होता, अगर आप मान लेता पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज हो, आप कर सकते हो। लेकिन 4 मंथ का टाइम है, तो मुझे लगता है आप कितने ही चाणक्य क्यों ना हो, आप नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल चीजें, ठीक है। तो 4 महीने में नहीं कर सकते। भाई मुझे एक बात बताओ पहले क्या आप लोग 4 महीने में पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब अगर आप बिगिनर हो तो आप 2 चीजें के साथ आनी चाहिए, मतलब एक कैटेगरी में फॉलो करोगे तो आप 4 मंथ की स्ट्रैटेजी जो मैं दूंगा उसको आप फॉलो करोगे तो आप हो सकता है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्या होता है वो 4 मंथ की स्ट्रैटेजी? तो पहले आप अपनी सिचुएशन को समझो। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज का एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए क्या टारगेट है? तो आपको तो देखो, अगर आपने अपने तैयारी कर रखा होगा, तो तैयारी को आपने कर रखा होगा अच्छे से, तो आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको जो एडिशनल चीजें पढ़ना होता है वो होता है कंप्यूटर,
कंप्यूटर पढ़ना होता है, और जो कॉमर्स की चीज़ें होते हैं जैसे कि आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ना होगा, लेबर कोड्स पढ़ना होगा, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना होगा, स्टैटिक्स पढ़ना होगा, इंश्योरेंस पढ़ना होगा एंड सोशल सिक्योरिटी। इसके लिए कोई भी बैच फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर बैच अगर देख लेना अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हो तो इसको आप कवर अप करोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो कॉमर्स वाली चीज़ें होते हैं और कंप्यूटर इसको देखना है। देखने के बाद आपको एक 50-50 रूल खेलना है। 50-50 रूल मतलब आपके पास टोटल 4 मंथ है, 4 मंथ को आप डिवाइड करना है। 2 मंथ आप इस कॉमर्स का सब्जेक्ट को पढ़ोगे और बाकी के 2 मंथ आप यहाँ पे रिवीजन करोगे, ठीक है, रिगरस रिवीजन दोगे, PYQ देखोगे, मॉक दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपकी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, उनका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टैटिक्स, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी हो सकता है कुछ सही ना, बट कुछ चीज़ें तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगा। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड आपकी स्टैटिक्स ये तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर आपने अकाउंटिंग ऑडिटिंग आपको अच्छे से आता है, ये नहीं कि आता नहीं, अकाउंटिंग नहीं आता, ऑडिटिंग नहीं आता, ऊपर ऊपर से बस पढ़ के अपना ग्रेजुएशन क्लियर किए हो, तो आप स्किप कर देना, ठीक है, अटेम्प्ट मत देना। अगर अच्छे से पढ़ा है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, डेली आप अपना टारगेट लेके जो आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर कंप्लीट कर सकते हो तो ही आप आना, वरना दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो टाइम, ये जो एग्जाम है आप मुझे बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोला। देखो इस एग्जाम के मैं बताता हूँ, ये एग्जाम जो है आपकी स्टेट वाइज तो नहीं निकला है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये पैन इंडिया लेवल पे आपकी कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही है, इसमें कंपटीशन बहुत ही हाई होता है। आप खुद इमेजिन करो, यहाँ पे 80 वैकेंसी है, ठीक है, अब कितने यहाँ के एप्लीकेशन हो गए, बहुत हो गए, हर साल इसका कटअप भी जनरली हाई जाता है। जिनको पता नहीं होगा, इनका ये एग्जाम जो APFC का एग्जाम है, इसका कटअप जो होता है बहुत ही हाई जाता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ब्यूटी ये भी होता है, इसमें आप ये नहीं देखते कि आपका कितना पोर्शन कवर है, इसमें ये मैटर करता है कि आप जिस पर्टिकुलर दिन एग्जाम देने जाते हो, आप तो इकलौते नहीं होगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गए होंगे एग्जाम देने, ठीक है। तो जिस बच्चों का स्कोर होगा, जैसे सपोज 80 है, 80 है, 80 में से वो तो लेगा 80 पीपल, ठीक है, तो वो ऊपर से छाटेगा 80, बाकी जो रह गए उनका नहीं हुआ, ठीक है। तो वैकेंसी और पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी कटअप डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये, बहुत बच्चे क्या कहते हैं, इस एग्जाम बहुत ही हल्के में ले जाते हैं, अरे क्या है बस ये तो पढ़ना है, देते कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। लोग पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी तो 80 है, और पैन इंडिया लेवल पे देखोगे तो 80 से ज्यादा है, मतलब आपके मान के चलो 8000 बच्चे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। बाकी अगर कोई UPSC, CSC, स्टेट PCS, CGL वाले भी फॉर्म को भरते हैं, तो उनको मिला के चलोगे तो देयर इज अ मैसिव नंबर, ठीक है। तो देखो इमोशनली कोई भी मैं डिसीजन मैं आपको लेने के लिए नहीं कहूँगा, जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा सा सोच समझ के, है ना, लेना है। क्योंकि यूट्यूब पे अभी देखोगे बहुत सारे, मतलब मेरा तो चैनल देखिए छोटा है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग वाले आएंगे कि यार इतने दिन के स्टडी प्लान ले लो, या फिर ये हमारा स्ट्रेटेजी है इतने दिन में। मुझे एक बात बताओ, आप अगर आपको यकीन नहीं होता तो जाओ तैयारी करो, जो आप बिगिनर हो जाके तैयारी करो, अपना टाइम 4 महीने वेस्ट करो, नथिंग विल गेट इन योर हैंड, ठीक है। अगर बिगिनर हो, तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप 2027 या फिर कोई अदर एग्जाम के लिए टारगेट करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप फॉर्म सच में फिलअप करना चाहते हो तो फिल करना, अगर नहीं करना चाहते तो मत करना, ठीक है। ये सोच के कि यार हो जाएगा, इतना पढ़ रखा है इतना, हाँ आपको अगर 50% 60% मैंने जो क्राइटेरिया बताया इतना कवर है तो जाना, अगर नहीं है तो मत जाना। बिगिनर है तो स्पेशली बिल्कुल भी मत जाना है। कॉमर्स के बच्चे, अगर आपकी अकाउंटिंग ठीक ठाक है, आपको लगता है पढ़ने में अच्छे हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, अगर मंथली मैगजीन्स को एक मंथ का एक दिन में कवर करने की कैपेसिटी रखते हो, तभी आप इसका फॉर्म भरना है, ठीक है। बाकी सो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कि किन बच्चों को एग्जाम को अपियर करना है और किन बच्चों को एग्जाम को स्किप करना है, ठीक है। फिर भी अगर आप मुझसे, आपको मैं एक सेल्फ स्टडी प्लान भी आपको दे देता हूँ, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। देखिए आपकी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्याली घोष या फिर शेफाली नंदन को फॉलो करिएगा। बट ये आपको लेबर लॉ के लिए नहीं करना है, क्योंकि लेबर लॉ ऑलरेडी पूछे नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है, मैंने बताया था। बाकी लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट के लिए, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेयर एक्ट्स एंड लेबर कोड, ये आपको इतना कर लीजिएगा तो इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। और इसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से जो वेबसाइट है सरकारी, इससे आपको कवर अप करना है, ठीक है। हिंदी वर्जन चाहते हैं, हिंदी वर्जन के लिए आपको इंडियन कानून के एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
एंड अकाउंटेंसी के लिए देखिए एनसीईआरटी तो आपकी 11 से 12 आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि डीके गोयल ऑल्टरनेटिव है। बाकी एनआईओएस प्रोवाइडेड फ्री स्टडी मटेरियल देता है आपके वीडियो लेक्चर के साथ साथ। देन ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के लिए जो बुक मैं बताऊंगा वो होगा आपकी टीआर शर्मा, ठीक है, टीआर शर्मा, ठीक है, फॉर ऑडिटिंग। एंड इंश्योरेंस के लिए वैसे आप आईआर डीआई आप इस इंट्रोडक्टरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए एरिहेंट पब्लिकेशन का बुक आप इसको ले सकते हैं। स्टैटिक्स के लिए देखिए, स्टैटिक्स का मैं बात बताता हूँ, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री हो, ये इतना आपके एसएससी यूपीएससी के लेवल के इतना डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, बट आप एसएससी लेवल का कर रहे हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। तो मैं बता देता हूँ आपकी जनरल स्टडी पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, साइंस के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिएगा, इकोनॉमी के लिए क्लास 11-12 का एनसीईआरटी, या फिर अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी थोड़ा सा एज पाना चाहते हैं तो आप यूआईटी में मतलब यूट्यूब पे जाके आप मुरनाल पटेल, ठीक है, मुरनाल पटेल करके एक टीचर है, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो उनको आप चाहे तो उनसे फॉलो कर लेना, मतलब प्री लेक्चर है यूट्यूब से, उसको देख लेना है। देन एप्टीट्यूड के लिए देखिए, एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का सी सेट या फिर यूपीएससी का सीएपीएफ ने बताया सीएपीएफ, एंड आप और एक ले लीजिएगा सी सेट, ठीक है, सिविल सर्विस में जो पूछा जाता है सी सेट, सीडीएस का कुछ पेपर होता है, इसको लगाएगा, ठीक है। अगर आप इससे अगर मन ना भरे तो आप एक काम करिएगा, आप आर एस अग्रवाल का क्वांट एंड रीजनिंग का बुक आता है, एंड एसपी बख्शी आपकी इंग्लिश के लिए आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए देखो आप दो न्यूज़पेपर बताऊंगा, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, बट इसका लिए आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप मंथली मैगजीन पढ़िए अगर आपके पास टाइम कम है, और एटलीस्ट 6 मंथ का न्यूज़ टाइम है, टाइम दे सकते हैं, तेज है तो 1 साल का तो करके ही जाना है, ठीक है। इसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हो गया, दृष्टि हो गया, विजन आईएएस हो गया, किसी भी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दिया कि पूरी पीडीएफ से लेकर मैंने ऑफिशियल पीडीएफ को देखा और आपकी सारी डिटेल्स दिए, ठीक है। और पीडीएफ में और एक चीज मेंशन था, जो कि यहाँ पर आपको लेबर लॉज पूछे नहीं जाएंगे, यहाँ पर आपको लेबर कोड्स पूछे जाएंगे, ये एक पॉइंट है। दूसरा चीज मैंने ये भी बताया कि किस बच्चों को इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, किन को स्किप करना चाहिए, मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया था, और उसके अलावा मैंने आपकी फ्री रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी भी बताया था। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।